गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक है गुप्ता एम्पायर खत्म किया था और यहाँ पर हम उत्तरकाल या हर्षवर्धन युग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा कि हर्ष क्या होते हैं, थानेश्वर के शासक थे और क्या है, इससे पहले जो शासन का संचालन केंद्र था यह था आपका ये वाले क्षेत्र। अब शासन का संचालन हुआ है यहाँ। हालांकि हुआ ये कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था तो कुछ क्षेत्रीय शक्तियां अपने उभार पर आई, जैसे मौखरी वंश, हर्षवर्धन के वंश। ये क्षेत्रीय जो शक्तियां थी ये विभिन्न क्षेत्रों में अपना एक्सपेंशन करती हैं। इनमें सबसे पावरफुल होते हैं हर्षवर्धन, जो कि कन्नौज के शासक हैं, है ना। तो हर्षवर्धन के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स नोट कराऊंगा, आप लोग उनको देखते जाना, थोड़ा सा नोट करते जाना, है ना। स्लोली, अगर B2 देखें तो स्लोली, ठीक है। सबसे पहला ये थानेश्वर में वर्धन वंश का थानेश्वर, यहाँ पर आता है थानेश्वर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा वंश का, वर्धन वंश का स्थापना की गई, ठीक है। और हर्षवर्धन के बारे में ये माना जाता है कि ही वॉज द वेरी डायनामिक एंड वेरी यंग लीडर, सो ही हैव क्वालिटी टू बी इन्वेंट और एक्सपेंड द एम्पायर। एक काफ़ी महत्वाकांक्षी और योग्य शासक था। योग्य होने के साथ साथ उसके पास कुछ निपुण कलाएं भी थी, जिसके माध्यम से वह कूटनीतिक शक्तियों सांठगांठ से शासन को एक तरीके से संचालन करने में उसको काफ़ी हेल्प मिली, है ना। यह जो शासन था वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, कन्नौज आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। कन्नौज का एक अपने आप में एक राजधानी भी रही, राजधानी थानेश्वर, और कन्नौज का क्या बोलते हैं एम्पायर हुआ करता था। ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में था, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत और आपका थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी का पूर्वी भाग ले सकते हैं। ये सारा जो क्षेत्र था ये हर्षवर्धन का अपना शासक क्षेत्र था और धीरे धीरे एक्सपेंड किया काफ़ी। और इस संदर्भ में ये बोला जाता है कि जो हर्षवर्धन था इसके टाइम पर 2-3 चीनी यात्री भारत में आए थे, जैसे हुइनसांग। उसने यहाँ के शासन के बारे में, यहाँ के एक्सपेंशन के बारे में, यहाँ की समाज के बारे में, राजनीति के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, ठीक है। तो शासन का केस था वह कन्नौज था, है ना। और उत्तर भारत में एक भूभाग पर लंबे समय तक शासन भी किया, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में अधिकारियों को भूमिदान के रूप में, मैं आप लोगों को देखो यहाँ पे अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सामंती व्यवस्था और भूमिदान व्यवस्था की बात करता हूँ। ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं आप लोगों को समझने के लिए टेक्निकल लगेगा, लेकिन जो हमारे यहाँ सामंती व्यवस्था है वो यहाँ से शुरू होती है, उत्तर गुप्तकाल से, क्योंकि यहाँ पर अब नगद वेतन का कॉन्सेप्ट खत्म होने लगा। अधिकारियों को जो वेतन मिल रही थी वह भूमिदान के रूप में मिल रही थी। इवन क्या होता है, अधिकारियों के अलावा ब्राह्मणों को, गैर ब्राह्मणों को, गरीबों को भी कुछ भूमिदान दिए जा रहे थे। तो यहाँ पर अब क्या है, एक सामंती व्यवस्था, जिस जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं, वह अपना रूप ले रही है ना। ये आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें यहाँ पर, तो हर्षवर्धन को रत्नावली काफ़ी अच्छा महाकाव्य है, उपन्यास भी है, इसमें कोई मूवी भी बनी है मेरे ख्याल से हाल फिलहाल भी, ठीक है। रत्नावली, प्रियदर्शिका एवं नागानंद नामक नाटकों के लेखक राजा माना गया है। बाणभट्ट का आप लोगों ने नाम सुना, बाणभट्ट ने यहाँ पर हर्ष चरित्र लिखी थी, जो हर्ष की जीवनी है, हर्षवर्धन के बारे में है। यहाँ पर हमें पता चलता है बाणभट्ट की हर्ष चरित्र, ये आप लोगों को याद रखना है ना। ये हर्षवर्धन के दरबारी क्या हुआ करते थे बाणभट्ट। ये कभी कभी आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है क्वेश्चन, बाणभट्ट किसके दरबार में थे, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाता है हुइनसांग, जो चीनी यात्री थे। इन्होंने भी उस समय के काल के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। और उस जो हमारे स्रोत हैं, मैंने आप लोगों को बताया इतिहास पढ़ते टाइम हम 2 प्रकार के स्रोत को देखते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरा आपका हुआ कौन सा, साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में आ जाते हैं जो लेखकों द्वारा लिखे गए क्या बोलते हैं महाकाव्य हैं, काव्य हैं, टीकाएं हैं, जीवनी हैं, ये सारे आपके इसमें साहित्यिक स्रोत में आ जाते हैं, है ना। तो हुइनसांग ने पाटलिपुत्र, वैशाली इत्यादि के पतन का भी उल्लेख किया है, और साथ साथ जो भारत में छुआछूत और भेदभाव की प्रथा स्थापना हो रही है उसके बारे में भी इन्होंने थोड़ा सा गौर किया है, ठीक है। अब ये थानेश्वर के शासक थे, ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने अपनी संप्रभुता को बढ़ाया, एम्पायर एक्सपेंड किया, पावरफुल भी थे, जैसे मैंने आप लोग बताया, अच्छा कूटनीतिक भी थे, सबसे मिलकर काम करना भी जानते थे, है ना। और सेनापति तो थे ही एक अच्छे, ठीक है। तो हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उसका प्रभुत्व फैलाया, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको गौर कर दूं यहाँ पर कि यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका है, जो क्षेत्रीय शक्तियाँ वो उभार पे आ चुकी हैं
और वे अपना अपना स्थान ले रही है जहाँ जहाँ पर वे अपना एक बेस मजबूत कर रही है। तो इससे क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको क्षेत्रीय शक्तियों का उभार देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि इस काल में आपको थोड़ा सा नीति या क्या बोलते हैं पतन के बारे में बात करूँ, ये थोड़ा सा बात कर सकते हैं, लेकिन नीति के संदर्भ में देखो यहाँ राजनीति देखो, तो यहाँ पर क्या है व्यापार में गिरावट हो रही है क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं सब आगे युद्ध लड़ने में लगी हुई है, मतलब स्ट्रगल के दौर में चल रही है, संघर्ष के दौर में चल रही है। तो जब संघर्ष के दौर में कोई स्थिति होती है ना, तो एम्पायर एक्सपेंड करने के दौर में होते हैं, तो कोई व्यापार इत्यादि और नहीं हो पाता है। यहाँ पर व्यापार में गिरावट आ रही है, सिक्कों में गिरावट आ रही है, समाज में भी गिरावट आ रही है, यहाँ छुआछूत भेदभाव की प्रथा पड़ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस समय काल में आपको दिखाई पड़ रही है सीधे सीधे रूप में, है ना। ये आपको क्या बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, इसका आपको टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये आपको मिल जाता है 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी के बीच में ये सारी क्या होती है आपको चीजें मिलती हैं देखने में। और हर्षवर्धन का जो काल है ये माना जाता है आपका हर्षवर्धन 604 से 47 एडी, ठीक है, 604 से 47 एडी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कहीं कहीं 604 है, कहीं 606 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े भूभाग पर सैनिक एक्सपेंशन होता है, एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जैसे फर्रुखाबाद, कन्नौज, आपका सहारनपुर, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर एम्पायर को एक्सपेंड करने की बड़े स्तर पर, लार्ज स्तर पर कोशिश की जा रही है। कंटिन्यूटी के साथ चेंजेस भी हो रहे हैं, कंटिन्यूटी बनी हुई है, शासन है, सत्ता है, राजा है, लेकिन चेंजेस हो रहे हैं, पावर चेंजेस हो रही है, एम्पायर चेंजेस हो रहे हैं, ट्रेन चेंजेस हो रहे हैं, सोसाइटी चेंज हो रही है। ये चीजें हमें इस समय पर देखने को मिल रही है ना। हर्षवर्धन के शासन का आरंभ काल, जैसे कि मैंने बताया कि बाणभट्ट और उसके हर्षचंद्र से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने किस तरीके से, देखो हर्षवर्धन के शासन में ये बात जाता है कि वो सहिष्णु शासक था, ना ज्यादा मतलब किसी धर्म के प्रति झुकाव था उसका, ना ही किसी धर्म के प्रति उसकी ईर्ष्या थी। सब धर्मों को समान भाव से आदर सत्कार के साथ या सम्मान के साथ देखता था और सबको सपोर्ट भी करता था। बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, सबको बराबर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि उत्तर भारत में अगर देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार इसके प्रत्येक नियंत्रण क्षेत्र थे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये डायरेक्ट कंट्रोल में थे, डायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है, ये डायरेक्ट कंट्रोल के क्षेत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1619 में शशांक की मृत्यु होने के बाद शत्रुता समाप्त हो जाती है। कहाँ पर, इसके आसपास के शासकों में शशांक भी इसके कंटेम्परेरी शासक है ना। और यहाँ पर महाराष्ट्र के बड़े भूभाग पर उन्होंने शासन स्थापना, मतलब इनका एक्सपेंशन पीरियड था यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया, है ना। धीरे धीरे साम्राज्य में विस्तार हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू के साथ। प्रशासन के संदर्भ में समझेगा हर्षवर्धन के प्रशासन के संदर्भ में, तो हर्ष ने अपने साम्राज्य में प्रशासन की एक जो दर्जे हैं, एक सामंती व्यवस्था स्थापित हो गई। प्रशासन की सामंती व्यवस्था से बोलते हैं, प्रशासन को सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में छोटे छोटे जमींदार या छोटे छोटे जो बाहुबली होते हैं उनको साथ लेके जो व्यवस्था तैयार की जाती है उसे हम सामंती व्यवस्था कहते हैं, है ना। ये जो व्यवस्था थी इसमें क्या बोलते हैं, इन्होंने पैदल सैनिक, हाथी और आपकी एक स्टैंडिंग आर्मी, नेवल आर्मी ये तैयार किए और इसके साथ इन्होंने शासन को एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। राज्य की विशेष सेवाओं में हम देखें तो पुरोहित वर्ग, है ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं, पुरोहित वर्ग को भूमि दान की व्यवस्था की जा रही है। अब क्या बोलते हैं, पुरोहितों को एक बड़े स्तर पर जमीन दे दी जा रही है, वहाँ से उनको अधिकार दिया जा रहा है कि आप टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आप कर नहीं टैक्स आपको पे नहीं करें, और आप साथ साथ क्या बोलते हैं जो लोग हैं वहाँ के, वहाँ से उनसे टैक्स वसूल सकते हैं। इसका काम आप धार्मिक पुण्यार्थी कामों में कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्या बोलते हैं, पुरोहितों के लिए या ब्राह्मणों के लिए कहें, ये एक एक्स्ट्रा छूट मिलती है उनके लिए। यहाँ से शुरू होता है ब्राह्मणवाद पूरी तरीके से, बड़े स्तर पर, लार्ज स्तर पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपके लिए जमीनें आवंटित हो रही है। जमीनों से क्या होती है, ये एक दो प्रकार की जमीनें हैं, एक तो ब्रह्मदेव, एक गैर ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव का मतलब जो ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान के रूप में दी गई है, दान के रूप में दी गई है, उसको ब्रह्मदेव भूमि के रूप में जानते हैं, है ना।
ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी माइंड में क्लियर रखनी है कि जो हर्षवर्धन ने इस समय काल में लोगों के लिए या ब्राह्मणों के लिए बड़ी मात्रा में जमीन आवंटित की, किस लिए? धार्मिक कार्यों के लिए, जिससे कि वह अपने धार्मिक कार्य कर सके, मंदिर को स्थापित कर सके, मंदिर को संचालन कर सके और लोगों से, वहाँ के लोगों से उनकी भूमि से टैक्स वसूल करके उसका संचालन कर सके। उनके लिए एक और छूट थी कि उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था शासक के लिए। जमींदारों के लिए क्या होता था, कुछ हिस्सा शासक को एक पेशकश के रूप में पहुंचाना पड़ता था, लेकिन ब्राह्मणों के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा था, उनको पूरी छूट मिली हुई। तो यहाँ से होता है थोड़ा सा ब्राह्मणवाद शुरू, है ना। इसमें आपको पिछले अनुदानों को समझना, जैसे कि यहाँ पर जो जिन यात्री जो हुआनसांग यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ के शासनकाल और समाज के बारे में कुछ टिप्पणी भी की है, टीकाएं भी की हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने राजा के खर्च के बारे में बताया है, ठीक है, राज्य की आय के स्रोतों के बारे में बताया है, पदाधिकारियों के बारे में बताया है, किस तरीके से पदाधिकारी काम कर रहे हैं, है ना, वहाँ पर बंदोबस्त कैसा है, धार्मिक कार्य कैसे किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से हुआनसांग के जो इतिवृत्त हैं उनसे मिलती हैं, ठीक है। उसने यह भी बताया कि राज्य के मंत्रियों, उच्च अधिकारियों को जागीर दी जाती थी। मतलब ये जब अगला आदमी विदेश से आया वो समझ रहा है कि यहाँ पर जागीर दी जा रही है, तो मतलब सामंती व्यवस्था का आगमन हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि यहाँ पर सामंती व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। अगला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सामंती व्यवस्था के ऊपर है, सामंतवाद होता क्या है, कैसे आया है भारत में, ठीक है, इसके क्या परिणाम निकले समाज पर, लोगों पर, राजनीति पर, ये हमें थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे। ये लेकिन अभी यहाँ पर देखिए सामंतवाद आ चुका है, हर्ष के काल में सामंतवाद पूरा रूप ले चुका है भारतीय समाज में, है ना। हर्ष के साम्राज्य में विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ये क्यों कह रहा है, हुआनसांग कह रहे हैं, विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं था। जाहिर सी बात है, आप सामंतों को पावर देंगे तो भाई वो अपने हिसाब से शासन चलाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता। मान के चलिए किसी बाहुबली को आप पावर दे दें तो वो मसले अपने लेवल पर ही निपटाएगा, कोर्ट कचहरी वगैरह में नहीं जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर सामंती व्यवस्था की एक कैरेक्टरिस्टिक है, या लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त होती चली जाती है ना। चीनी हंसिंग सुरक्षा प्रबंधन और राज्य की क्या होती है, किलेबंदी इत्यादि के बारे में भी खासतौर पर बताता है, किस तरीके से वहाँ पर एक क्या होते हैं सेटअप बना हुआ है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा बताते हैं कि वहाँ पर शासन के संदर्भ में कैसा क्या ट्रीट किया जा रहा है, अगर कोई दोषी है, कोई कल्प्रिट है तो उसके साथ कैसा रेट किया जा रहा है ना। ये चीज़ क्या होती है यहाँ पर हो रही है। हुआनसांग ने काफी विवरण दिया, जैसे कि नालंदा के संदर्भ में उसने बताया कि नालंदा एक बौद्ध भिक्षु ज्ञान केंद्र था, यहाँ पर कई सारे मतलब पढ़ने के लिए और बौद्ध ग्रंथों को लिखने के लिए इत्यादि यहाँ पर कार्य हो रहे हैं, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रह रहे हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो एक चीज़ माननी पड़ेगी, हुआनसांग जो था बौद्ध धर्म का अच्छा संरक्षक था, बौद्ध धर्म को काफ़ी मानता था, इसलिए वो ज़्यादातर वो आए थे, इसलिए क्या होते कि वो वहाँ पर बौद्ध धर्म के संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्रित कर सके। क्योंकि जब बौद्ध भिक्षु कुछ साल पहले, मतलब कुछ वर्षों पहले, 200-500 वर्ष पहले वहाँ पर पहुँचे चीन में, तो वो लालसा हुई कि भाई इतने बड़े स्तर पर उन्होंने धर्म तैयार कैसे किया। तो फिर वो कुछ लोग ज्ञान पिपासा होती है लोगों के अंदर, एक क्या होती है जिज्ञासु प्रवृत्ति, उसी की तरीके से जिज्ञासु प्रवृत्ति हुआनसांग की, जो कि वो भारत आकर पूरी करता है अपनी, ठीक है। इन चीनों विवरण से हमें क्या होती है सब के बारे में मिलता है, हमें बौद्ध भिक्षुओं के बारे में, बौद्ध दर्शन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अब हर्षवर्धन के काल तक बौद्ध धर्म भारत में एक विशेष स्थान ले चुका है ना। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या है ये जो हर्षवर्धन थे, जो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सहिष्णु शासक थे, सभी धर्मों को सम्मान दर्शा रहे हैं, ठीक है। आरंभिक जीवन में वह शैव धर्म को मानने वाले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म के संरक्षक बन जाते हैं, मतलब उनका झुकाव लास्ट तक आते आते बौद्ध धर्म के प्रति उनका होने लगता है, या मतलब बौद्ध धर्म के हीनयान महायान संप्रदाय है उनके सिद्धांतों का प्रचार भी करते हैं, उसको भली भांति क्या होती है एक्सपेंड करने की कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि हर्षवर्धन के बारे में, हर्ष ने कन्नौज के बाद प्रयाग में महासम्मेलन भी करवाया, उसके बाद उसने सभी सामंतों, मंत्री, दरबारियों जो उपस्थित थे वहाँ पर, उनको वहाँ पर आए, उसमें हुआनसांग भी सम्मिलित था। तो उसने इसके बारे में अपनी बुक में जिक्र किया है कि उस तरीके से कैसे काम किया जा रहा है। हर्ष ने बड़े बड़े दान दिए, वो कह रहा है ना, थोड़ी प्रशंसा भी कर रहा है, क्योंकि भाई वो भी बौद्ध धर्म को मानने वाला है, हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। बाणभट्ट ने अपने आश्रदा के आरंभिक जीवन का कुछ मतलब थोड़ा सा फ्लैट रेंज के साथ, मतलब कुछ बड़ा चढ़ा के, जैसे आप राजा की जीवन लिखाएं, राजा को खुश करने के लिए तो थोड़ा बड़ा चढ़ा कर लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है यहाँ पर
हमें देखने को मिल रही है कि भाई वो किस तरीके से बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये जो हर्षवर्धन के बारे में है, यहाँ पर मैंने आपको हर्षवर्धन के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, है ना। अब क्या है, धीरे धीरे यहाँ पर साम्राज्यों का पतन होने लगता है, ठीक है। पतन होने लगता है कि मतलब क्षेत्रीय शक्ति आ गई है, स्टेबल नहीं है। सबसे बड़ी बात है, सामंती व्यवस्था भारत में अपना रूप ले चुकी है, तो सारे धर्मों के बीच में, सारे लोगों के बीच में आपस में क्लेश होता है, और इसका परिणाम होता है हुणों का आक्रमण, हुणों के बाद तुर्कियों का आक्रमण, ठीक है। पहले अरबी आक्रमण होता है, फिर तुर्की आक्रमण होता है, जिसमें क्या होती है आपका महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी बाद में आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है इस समय काल में चल रही है, और ये काफ़ी लंबा चला है, ऐसे नहीं है सामंतवादी व्यवस्था बहुत छोटी है, काफ़ी लंबी समय तक चलती आई है और चलती रही है। मतलब इसमें आज भी कुछ इस तरह के भारत में विद्यमान हैं, हालांकि अब तो खत्म हो गई, जमींदार उन्होंने कानून पालन किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। तो उसके आलोक में क्या होती है, चीज़ें खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ इस तरह पर आज भी हैं जहाँ भूमि विभाजन थोड़ा सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इस चीज़ को आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आप लोग हर्षवर्धन के बारे में कुछ चीज़ें नोट कराई हैं, ठीक है। और मैंने कुछ आपको जो बुक बताई थी उससे भी आप पढ़ सकते हैं कि मतलब ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है हर्षवर्धन के बारे में, सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि क्या शासक था, किस तरह को मानने वाला था, कैसे शासन संचालित कर रहा था, उसने अपनी पावर कैसे एक्सपेंड की, ये मेनली क्या होती है आपको मोटिव था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये मेरा लेक्चर था, थैंक यू। मैं आपको अभी